गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है वन और वन्यजीव संसाधन। चैप्टर में हमारे मेन कंटेंट और एक्सरसाइज दोनों की हम बात करेंगे। मेन कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम जानेंगे वन और वन्यजीव क्या होते हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं, वन और वन्यजीवों की वर्तमान में क्या स्थिति है, वन और वन्य जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कैसे इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, इनका विनाश हो रहा है तो वो किन कारणों से हो रहा है और विनाश से क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही हम जानेंगे कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए और भारत में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान उनकी हम बात करेंगे लास्ट में। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वन क्या होते हैं। देखिएगा, हम अपने आसपास पेड़ पौधे देखते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे काफ़ी दूर दूर होते हैं। लेकिन जब यही पेड़ पौधे एक दूसरे के नज़दीक हों और काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हों तो ऐसे एरिया को हम वन कहते हैं। देखिएगा, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। भूमि का वह क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो वह वन कहलाता है। साथ ही वन्यजीव, अब वन में जो जीव रहते हैं उन्हीं को हम वन्यजीव कहते हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों से लेकर नीली व्हेल जैसे विशाल जीवों तक अनेक जीव पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में भी यही विभिन्नता दिखाई देती है जिसे जैव विविधता कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही जैव विविधता है। अब यहाँ और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग प्रकार के पौधे। ये अलग अलग प्रकार के पौधों के लिए हम एक प्रॉपर शब्द यूज़ करते हैं फ्लोरा, यानी कि फ्लोरा का अर्थ हुआ विभिन्न प्रकार के पौधे। जिस प्रकार से पौधों में विभिन्नता देखने को मिलती है ऐसे ही विभिन्नता पाई जाती है जीव जंतुओं में। जीव जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, उसे कहा जाता है फोना। हमारे एनसीईआरटी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरा एंड फोना क्या है। तो फ्लोरा पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विभिन्नता और फोना जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता को कहते हैं। अब ये विविधता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है अगर हम इसकी बात करें। विविध प्रकार के जीव जंतु वायु को शुद्ध करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। ये पीने के पानी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं जिसमें हम भोजन उगाते हैं। देखिएगा, तीनों पॉइंट में ये चीज़ तो साफ होती है कि हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वायु, पानी और मिट्टी, इन तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी जैव विविधता, चाहे वो विविधता पेड़ पौधों की हो या जीव जंतुओं की। यही विविधता हमारे वन पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कितनी विभिन्नता है, कितनी विविधता है जीवों के बीच? यहाँ पर लगभग 81,000 प्रकार के जीव जंतु और 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लेकिन आजकल इनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसमें से अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो लगभग 10% पेड़ पौधे और 20% जीव जंतु लुप्त हो गए हैं। ये लुप्त होने की स्थिति कैसे पैदा हुई, या जीव जंतु पहले ज़्यादा संख्या में थे अब कम हो गए हैं, इसको सही रूप से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने इसको कई श्रेणियों में विभाजित किया है, कुछ भागों में बांटा है और इनको अलग अलग नाम दिए हैं। देखिएगा, वे जीव जंतु जो पहले समय में थे आज कम हो गए हैं, या बहुत कम हो गए हैं, या बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। कुछ इस तरह की सीरीज़ बना करके इन जातियों को अलग अलग नाम दिया गया है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानिक जातियों की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्थानिक जातियाँ वे जातियाँ होती है जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाती है। हर स्थान की जलवायु, मिट्टी और पानी, उसमें डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस की वजह से वहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जातियाँ भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। इन्हीं जातियों को स्थानिक जाति कहती हैं, किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जातियाँ।
दूसरा जो नाम रखा गया है सामान्य जातियाँ, इसमें उन जातियों को शामिल किया गया है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक आदि। देखिएगा, वे जीव जंतु जो पहले भी हमें उतनी ही संख्या में दिखाई देते थे, आज भी उतनी ही संख्या में दिखाई देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि उसकी स्थिति सामान्य है, वो कम नहीं हुए हैं। तो देखिएगा, ये हमें दिखाई दे रहा है, नीचे कुत्ता दिखाई दे रहा है, साथ में हमें दिखाई दे रही है गाय। ये जानवर हम पहले भी देखते आ रहे थे, आज भी देखते आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इनकी स्थिति सामान्य है। तो ऐसी जातियों को सामान्य जाति का नाम दे दिया गया। अब अगर जीव जंतु कुछ कम हो रहे हैं तो उनको हम नाम देते हैं सुभेद जातियाँ। सुभेद, आसानी से भेदी जाने वाली, आसानी से मिल जाने वाली। इन जातियों में जीवों की उन जातियों को शामिल किया गया है जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है और ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ जातियां जिनकी संख्या कम हो गई है और अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं की गई तो उनकी संख्या और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे उनके लिए संकट पैदा हो जाएगा। ऐसी जातियों की हम बात कर रहे हैं, सुभेद जातियों की। तो यहाँ पर हम किन जातियों को इसमें शामिल किया गया है, ये आपको दिखाई दे रही है गंगा डॉल्फिन, नीचे हमें दिखाई दे रहा है एशियाई हाथी और यहाँ पर है ये नीली भेड़। ये जीवों की वो जातियाँ हैं जिनको सुभेद जातियों में शामिल किया गया है। इनकी संख्या सामान्य से थोड़ी कम हो गई है, इसलिए सुभेद जाति कहा गया। यही जातियां अगर और कम हो जाती हैं संख्या में तो दुर्लभ जाति का नाम दे दिया जाएगा। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। दुर्लभ जातियां मुश्किल से मिलने वाली, इन जातियों में शामिल किया गया है, ये आपको दिखाई दे रही है मरुस्थलीय लोमड़ी और नीचे है हिमालयी भालू, दुर्लभ जातियों में शामिल है। और ज़्यादा संख्या कम हो जाएगी तो इनको संकटग्रस्त जातियाँ कहा जाएगा। ऐसी जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, अब संकट में आ गई हैं और उतनी भी नहीं बचेंगी तो समझो वो पृथ्वी से ख़त्म ही हो गई हैं। और इन जातियों में शामिल है, यहाँ आप देख पा रहे हैं गैंडा, काला हिरन, जंगली गधा और शेर पूंछ बंदर। जीवों की इन जातियों को संकटग्रस्त जाति कहा जाता है। अब संकटग्रस्त जातियाँ भी नहीं बचेंगी तो वो लुप्त ही हो जाएंगी। तो लुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जीवों की वो जातियाँ जो किसी क्षेत्र पर पाई जाती थी, किसी एरिया पर पाई जाती थी, आज वो अपने एरिया पर नहीं बची हैं। एरिया तो क्या, अपने राज्य, अपने देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी पर ही ख़त्म हो गई हैं। तो ऐसी जातियों को लुप्त जातियाँ कहा जाता है। पिछले समय से आज तक बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधों की जातियाँ लुप्त हो चुकी हैं। यहाँ हम बात करें तो हमें दिखाई दे रही है गुलाबी सिर वाली बत्तख और एशियाई चीता। ये वो जीव हैं जो पृथ्वी पर लुप्त हो गए हैं। देखिएगा, चीता को हम अक्सर शेर, तेंदुए से कंपेयर करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में भी इसके डिफरेंस के बारे में बात की गई है। तो यहाँ हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि चीता तेंदुए से कैसे भिन्न होता है। वैसे देखने में तेंदुआ और चीता लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन पिक्चर में देख लीजिएगा आप, ये तेंदुआ है और ये चीता है। चीते की खास पहचान क्या होती है कि इसकी आँख के नीचे आंसू जैसे काले निशान होते हैं। इसके अलावा ये पृथ्वी पर सबसे तेज़ दौड़ने वाला प्राणी है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये हमारी गाड़ी से भी तेज़ दौड़ता है। इसकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर से भी तेज़ होती है। इसका लुप्त होने की जो स्थिति है वो भारत में 1952 में इसे लुप्त घोषित कर दिया गया था। आज ये नहीं पाया जाता, तो चीता पृथ्वी से लुप्त हो चुका है। जिस प्रकार से जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा है, ऐसे ही पेड़ पौधों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एक हम काफ़ी बेनिफिशियली पौधे की बात कर लेते हैं। हिमालय पर एक पौधा पाया जाता है, यव नाम का पौधा, इसलिए इसको हिमालयन यव कहते हैं।
सदाबहार टाइप का पौधा है ये, और ये औषधि बनाने में प्रयोग होता है, मेडिसिन बनाने में प्रयोग होता है। एक्चुअली इसमें इसकी जो पत्ते, टहनी और छाल है उससे एक टैक्सोल रसायन निकलता है। इस टैक्सोल रसायन से कैंसर की दवाई बनाई जाती है। अब दवाई बनाने में इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, इसका ज़्यादा शोषण हुआ और इस वजह से ये आजकल संकट की स्थिति में आ गया है। ये पौधा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अभी तक हमने बात की पेड़ पौधों के विनाश और जीव जंतुओं की स्थिति पर, जो कि लुप्त होते जा रहे हैं। वास्तव में इनके विनाश के क्या कारण हैं? इनका विनाश आज नहीं हुआ, काफ़ी समय पहले इनका विनाश शुरू हो गया था। कब? सबसे ज़्यादा नुकसान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वनों का सबसे अधिक नुकसान हुआ उपनिवेश काल में। जब अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे तो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। रेलवे का विकास करने के नाम पर जितने ज़्यादा वनों को काटा गया, वो सबसे बड़ा वनों का नुकसान था उस समय का। आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए वनों की कटाई की गई। देखिए, हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज़ादी के बाद भी जब जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो ऑटोमेटिकली उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनाज पर जोर दिया जाएगा, कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए फिर से वनों की कटाई की जाएगी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1951 से 1980 के बीच में लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर की वन भूमि को साफ करके कृषि भूमि में बदला गया था। इतना बड़ा वनों का विनाश। अब ये विनाश अब कृषि पर तो हुआ, साथ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमें सिंचाई करने के लिए नहरों का जाल बिछाना पड़ेगा। अब नहरों का जाल बिछाने के लिए फिर से वनों की कटाई, नदियों से नहरें निकाली गई, नदियों पर बांध बनाए गए। तो इस प्रकार से जो नदी प्रोजेक्ट थे, नदी घाटी परियोजनाओं के कारण भी वनों का काफ़ी विनाश हुआ है। अगर हम बात करें 1952 की, तो 1952 में लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक वन भूमि को साफ कर दिया गया था रिवर प्रोजेक्ट के लिए, नदी घाटी परियोजना के लिए। एमपी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 4,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलमग्न हो गया था। तो नदी घाटी परियोजनाओं के कारण भी हमारे वनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें औद्योगिकरण और शहरीकरण के बढ़ने के कारण, उद्योगों का विकास हुआ जिसकी वजह से शहरों का विकास हुआ। अब शहरों के बाहरी इलाका में गांव से आकर के लोग बसे, तो शहर के बाहरी इलाके में जो वन थे उनको साफ करके वहाँ पर बस्तियाँ बसाई गई, तो फिर वनों का विनाश हुआ। तो इस वजह से अगर हम ऊपर वाले हर पॉइंट पर फोकस करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि वनों के विनाश के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। खुद मानव ने वनों का विनाश किया है। इसके अलावा कई बार प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाती है, और गर्मी के मौसम में हमें अक्सर सुनने में आता है कि जंगल में आग लग गई। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। जब जंगल में आग लगती है तो काफ़ी बड़े एरिया में के जंगलों को जला डालती है, जिसकी वजह से वनों का काफ़ी विनाश होता है। इन सब पर जब हमने डिस्कस कर ही लिया तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि सबसे ज़्यादा वनों का विनाश हुआ वो मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या ही मुख्य कारण है वनों के विनाश का। और बढ़ती जनसंख्या में भी जो संपन्न लोग हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार माने गए। भारत में ही 5% धनी लोग लगभग 25% गरीब लोगों की तुलना में संसाधनों का अधिक प्रयोग करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, आज हमने बात की वन और वन्य जीवों के विनाश के कारण और इनके विभिन्न प्रकार की। आगे हम बात करेंगे इनका संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे इनको बचाया जा सकता है, वो हम बात करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू।